हम सबके लिए चुनौती बना हुआ है। इसके खिलाफ हमें मजबूती से एक जंग लड़ना है। मास्क पहनकर, हाथ को साफ रखकर और कोविड वैक्सीन लगवाकर हम खुद को और राज्यों को सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखिए, कोविड का टीका आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको संक्रमण से बचाएगा। आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्येक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर की उच्च स्तरीय बैठक। निर्माणाधीन संयंत्रों को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हुई। झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 476। राज्य में आगामी 15 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रहने और वज्रपात के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में पीएस ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पीएम केयर्स फंड के तहत सभी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र शुरू होने के बाद 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों के लिए सहायता दी जाएगी। श्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये संयंत्र जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। देवघर जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी मिली है, जिसमें 2 केंद्र और 2 राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जानें गई थीं, लेकिन भविष्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तोड़ तूफान कर दे। हाँ, इसमें आधा चक्का सा लगता है, लेकिन नहीं लगाया। नया सदर अस्पताल ही नहीं, नया सदर अस्पताल, पुराना सदर अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवीपुर और मधुपुर, इतना का जो है ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन है। अभी हमारे पास पुराना नया सदर अस्पताल में 10,000 लीटर पर आवर का प्लांट आया है, जो कि आकर के जगह पर रखा गया है। ऑक्सीजन पाइपलाइन लग चुका है। थोड़ा सा डीजे और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा काम बाकी है, केबल में हो जाएगा। तो भी हम समझते हैं सप्ताह दिन में
वो चालू हो जाएगा। उसी तरह मधुपुर में हमारा ऑक्सीजन प्लांट जगह पर चला गया है, प्लेटफॉर्म बन के रेडी है, वहाँ भी ऑक्सीजन पाइपलाइन रेडी है। वहाँ भी थोड़ा ट्रांसफार्मर का, इलेक्ट्रिसिटी का है कुछ इशू, वो भी दूर हो जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम केयर्स फंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित एवं लंबित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन में तत्परता बरतने तथा उसे धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्ति की भी समीक्षा की। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 44,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। महामारी से अब तक 2,98,00,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं 110 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 476 पर पहुंच गई है और संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.38% हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 47,347 कोविड नमूनों की जांच की गई। वहीं राज्य के 12 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए और 4 जिले चतरा, गढ़वा, पाकुड़ और लोहरदगा कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देश भर में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नेशन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे, देश ने 36 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ डोजेस बीइंग गिवन टू पीपल कंप्लीट किया है। 36.9 करोड़ टोटल डोजेस देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल डोजेस हम देखें तो 1.76 करोड़, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.74 करोड़, पीपल एजेड अबव 45 ईयर्स जो एक हमारा प्रायोरिटी एज ग्रुप है उसको 21.21 करोड़ और 18 से 44 वर्ष के लोगों को 11.19 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑन एन एवरेज कैसे देश में एफर्ट्स करते हुए हम वैक्सीनेशन रेट को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। जहां जनवरी के माह में देश में ऑन एन एवरेज प्रति रोज 2.35 लाख वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी, वह अप्रैल के माह तक बढ़ते बढ़ते करीब 30 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से हम दे रहे थे। मई के माह में इसमें कुछ कमी नोट की गई और रिवाइज गाइडलाइंस के तहत कार्य करते हुए हमने देखा कि जून के माह में अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख डोजेज प्रति रोज के हिसाब से देश में हम दे पा रहे हैं और जुलाई में अब तक देखें तो ऑन एन एवरेज 41.6 लाख डोजेज अभी देश में दी जा रही हैं। कोविड मरीजों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं व ससमय ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज से IOCL के साथ CSR प्रोजेक्ट के तहत MOU किया गया। इससे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 20 ऑक्सीजन युक्त ICU बेडों की व्यवस्था की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में कोविड-19 टीका मित्र सम्मान सह कोविड-19 जागरूकता वीडियो लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने कहा कि टीका को लेकर लोगों में फैले भ्रम को दूर करने में ANM दीदियों ने सराहनीय कार्य किया है। इस अवसर पर अपर उपायुक्त एजाज अनवर, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और उपाधीक्षक डॉक्टर NP सिंह उपस्थित थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के 11 पंचायतों में
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फॉगिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आज उपायुक्त सूरज कुमार की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 11 पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से फॉगिंग का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू की रोकथाम करना है। कोयला और इस्पात से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति की आज बैठक हुई। इस बैठक में सेल और एनएमडीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों के ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थिति तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। दुमका प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक एसपी मंडल ने आज सारठ पुलिस अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों से जुड़े मामलों की समीक्षा की और उसके त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया। सोशल अवेयरनेस से साइबर क्राइम को दूर किया जा सकता है। ऐसे लगातार इतनी सारी अरेस्टिंग, इतनी सारी रिकवरी, इतने सारे लगातार करने के बावजूद देवघर हर जगह पर जो भी इस पे एरिया जामताड़ा देवघर हो गया और देवघर के करतनी पर वहाँ का ये सरैयाहाट एंड तालघाट, तो इस जगह पर तो कार्रवाई लगातार हो रही है। उसमें क्या है कि इतना इजी मनी आ जाता है कि आप झांसे में लोग आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। 10 का भी बड़े बड़े लोग आ गए हैं। ये हाल ही में एक जगह इसमें 3-4 दिन पहले 2 तारीख को वहाँ पर राजस्थान से बड़े बड़े डॉक्टरों को ठगा था। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची में रथ यात्रा निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। मामले पर न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्णय लेने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि आदेश की कॉपी निकलने में वक्त लगेगा, इसलिए राज्य सरकार इस पर त्वरित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने समिति व्यक्तियों और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इसमें निर्णय लेने के लिए कहा है और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि आदेश की कॉपी आने में समय लगेगा, इसलिए राज्य सरकार के अधिवक्ता राज्य सरकार को संपर्क कर उन्हें सूचित करें कि यथाशीघ्र इस पर निर्णय लें कि किस प्रकार से रथ यात्रा की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें सीमित लोग हों और सीमित शर्तों के साथ इस रथ यात्रा को निकाला जा सके। इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। हजारीबाग की नगर आयुक्त गरिमा सिंह ने आज निगम द्वारा संचालित कई योजनाओं का निरीक्षण किया। कोलघट्टी में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा अमृत योजना से निर्माणाधीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का स्थल निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने सरकारी बस स्टैंड के निकट निर्माणाधीन दुकानों तथा पोस्ट ऑफिस चौक के निकट बन रही योजनाओं का निरीक्षण भी किया। देश की राजधानी दिल्ली से रेस्क्यू कर झारखंड की 22 लड़कियों और 2 लड़कों को रांची वापस लाया गया। दलाल घरेलू कामों के लिए इन्हें दिल्ली ले गए थे। गरीबी एक अभिशाप है। इसी गरीबी के कारण राज्य के कम उम्र के लड़के लड़कियां दलालों के दिखाए गए सब्ज बाग में आ जाते हैं और फिर घरेलू कामों के लिए महानगरों के रिहायशी घरों में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां इनमें से कईयों के साथ अमानवीय बर्ताव भी किया जाता है।
झारखंड की ऐसे ही 22 लड़कियों और 2 लड़कों को मुक्त कराकर आज रांची वापस लाया गया। राज्य स्तर पे एक ऑलरेडी टीम एग्जिस्ट करती है 24/7 जो ऐसे बच्चों को दिल्ली में चिन्हित करवा के वहाँ के बाल कल्याण समिति हैं उनके माध्यम से दिल्ली के होम्स में टेम्पररी शेल्टर में रखती हैं। फिर उन बच्चियों की संख्या मतलब ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ी में ही लेके आ जाएं पुलिस फोर्स के माध्यम से। जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग अलग से एक उसके ऊपर एक टीम बना करके इनको भेजते हैं 4-5 जनों का, तो यहाँ से भी फोर्स जाती है और उनको लेके आते हैं। अब तो इनको पहले इनके अभिभावक को सौंपा जाएगा, फिर इनकी शिक्षा और इनको अगर इनके परिवार में गरीबी है, मुख्य मुद्दा है कि इनके घर में आमदनी का स्रोत कम है, तो उसको आय के साधन से इनकम जनरेशन की एक्टिविटी से जोड़ लिया जाएगा। दरअसल CWC की एक टीम 24 घंटे दिल्ली में इस पर काम करती है और ऐसे बच्चों को छुड़ाकर नजदीकी शेल्टर होम में रखती है और बाद में उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। झारखंड सरकार का एक सेटअप है दिल्ली में जिसको कहते हैं स्टेट रिसोर्स सेंटर। इस स्टेट रिसोर्स सेंटर की पहल से ये आज 26 की संख्या में आई है, जिसमें 2 हमारे स्क्वाड टीम है, 2 लड़कों की संख्या है और बाकी 22 लड़कियां हैं। सकुशल घर वापसी के बाद अब इन लड़के लड़कियों को उनकी इच्छा अनुसार शिक्षा या रोजगार से जोड़ने की कवायद की जाएगी ताकि दोबारा इन्हें इस दलदल में फंसने से बचाया जा सके। और जो CWC की जो प्राइम भूमिका है वो उनका रिस्टोरेशन और रीपैट्रिएशन है, क्योंकि री-ट्रैफिकिंग जो इज द मोर डेंजरस देन द ट्रैफिकिंग। क्योंकि ये बच्चे का अगर रिस्टोरेशन अच्छे से नहीं होता है तो फिर ये भी सूचना मिलती है कि ये बच्चियां जो है 4 बच्ची को और लेकर के चली गई। तो इनका सेफ रिस्टोरेशन हमारी जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। और जो बच्चा जिस रिक्वायरमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, कस्तूरबा विद्यालय, समर्थ विद्यालय। जो बच्चे को फाइनेंशियल लेवल पे अगर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है तो भी सरकार के द्वारा योजना चल रही है 2000 स्पॉन्सरशिप के रूप में बच्चों को दिया जाएगा। गरीबी की वजह से या फिर महानगरों की चकाचौंध में आकर स्वेच्छा से इनका पलायन जैसे भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बरगलाने में इनके किसी करीबी का ही हाथ होता है। ऐसे मानव दलालों पर पूरी तरह नकेल कसने की जरूरत है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राजधानी रांची स्थित झारखंड राय विश्वविद्यालय में आज पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम पर आयोजित सेव गर्ल चाइल्ड वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि तथा राज्य पर्यवेक्षण समिति के सदस्य प्रोफेसर पारसनाथ मिश्रा वक्ता के तौर पर उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एक ऐसा विषय है जिसे न हटाया जा सकता है और न अछूता रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का वे सख्त विरोधी हैं। जमशेदपुर में आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से एक रैली निकाली गई जो उपायुक्त कार्यालय तक गई। फाउंडेशन के सदस्यों ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेम झा और महिला अध्यक्ष रीना चौधरी ने कहा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के पर पूरे देश भर में मनाया जाएगा। झेलना पड़ा, तो इसलिए हम लोग जनसंख्या कोई जाति धर्म की बात नहीं है, ये सभी के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम जो हमारे दो। राज्य में आगामी 15 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रहने और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल और परसों हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के 4 हिस्सों में मानसून टफ बनने से राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। विभाग ने इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई है। विभाग ने वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को सचेत रहने को कहा है।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य में कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पहले से तैयारी की गई थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। कृषि मंत्री आज नेपाल हाउस स्थित NIC में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों और विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री बादल ने कहा कि अब तक 2,46,000 किसानों की कर्ज माफी के लिए बैंकों को 980 करोड़ रुपए कृषि विभाग ने उपलब्ध करा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और आगामी वर्षों में हम देश के उन चुनिंदा कृषि प्रदेशों में शामिल होंगे जो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में खास स्थान रखते हैं। रांची विश्वविद्यालय के सभागार में आज एकेडमिक काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति कामिनी कुमार ने बताया कि टोरंडा कॉलेज में अमानत का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम के प्रारंभ हो जाने से करीब 10,000 छात्रों को लाभ होगा। इसके अलावा रिम्स में एनेस्थीसियोलॉजी का कोर्स शुरू होने के बाद डॉक्टरों को बहुत लाभ होगा। इंटेंसिव केयर में डॉक्टर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड हो जाएगी और उनको आगे भी ये फायदा होगा। इसीलिए इस कोर्स को हमने शुरू करने का PDAF को प्रस्ताव कर। मैम, बुंडू कॉलेज में क्या PG की पढ़ाई होगी? देखिए, PPK कॉलेज बुंडू से प्रस्ताव आया हुआ है प्राचार्य महोदय का। वो जितने वहाँ पे UG के कोर्स हैं सब PG की पढ़ाई चाह रहे हैं। चूँकि शिक्षकों की बहुत कमी है, तो बिना शिक्षकों के अगर कोर्स हम शुरू कर देंगे तो छात्रों को फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि कम से कम 2 शिक्षक इस विषय में हों, उस विषय में वहाँ से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा बच्चों के लिए रेडियो के माध्यम से कई शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर की महिलाओं ने रेडियो वितरण कर सराहनीय पहल की है। इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर की ओर से संत स्कूल में रेडियो वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि SDO दिनेश कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, जैसा कि विदित होगा कि हम अभी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं और इसी बीच सारे शैक्षणिक संस्थान है उनको बंद रखा गया है, तो बच्चों की एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में रेडियो एजुकेशन की पहल की गई है, तो उसी के क्रम में ये सेंट मैरी स्कूल जो है वहाँ पे इनर व्हील क्लब की बहुत ही अच्छी पहल है कि उन्होंने बच्चों को रेडियो वगैरह उपलब्ध कराया है। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए बच्चों के बीच रेडियो वितरण की पहल की गई है। राज्य सरकार गरीब छात्रों को शिक्षित करने के लिए तरह तरह के अभिनव प्रयोग कर रही है। तो पहले तो ऑनलाइन कक्षाएं DD7 के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स या डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होने के केस में एक विकल्प के रूप में रेडियो का जो है चयन राज्य सरकार ने किया है, ताकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे मोबाइल का टावर नहीं है या बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो उस कंपैरिजन रेडियो चीप है और लगभग गांव में सब घर में अवेलेबल है। कोविड काल में सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। स्मार्टफोन नहीं होने के कारण इस व्यवस्था का लाभ गरीब बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा रेडियो के माध्यम से भी शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसे सफल बनाने के लिए इनर व्हील क्लब की यह पहल सराहनीय है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कोडरमा थाना में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बकारिब ने महिला डेस्क का उद्घाटन किया। इसके अलावा जिले के तिलैया, जयनगर, डोमचांच और सतगावा थाना में भी महिला हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा। काम करेंगे। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि महिला जागरूकता के जो हम लोग अभियान ऑलरेडी चला रखे हैं, कर्तव्य पहल है,
जिसमें थाना प्रभारी समय कभी डीएसपी साहब कभी मैं भी दूर गांव में जाके महिला जागरूकता के लिए उनको गार्जियन के साथ बैठ के, नए लड़कों के साथ बैठ के, वहाँ के महिलाओं के साथ बैठ के उनको ज्ञान दिया जाता है कि कानून क्या है और महिला के अगेंस्ट क्राइम के जो कानून है बहुत ही सख्त है। इसी को लेके ये हेल्प डेस्क किया गया। हम कोई महिला जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है वो यहाँ आके सहायता ले सकती है। प्लस हम लोग भी जाके गांव-गांव में इसके थ्रू जाके अपना अभियान चलाएंगे जो ऑलरेडी चल रहा है कर्तव्य पहल, उसको और मजबूती मिलेगी इस हेल्प डेस्क के सहारे। विश्व के नंबर 1 भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल को 52 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष वरीयता दी गई है, जबकि सिमरनजीत कौर को चौथे स्थान पर रखा गया है। का आयोजन कर रहा है। पंघाल और कौर एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्हें खेलों में वरीयता मिली है। पंघाल एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं, जबकि सिमरनजीत कौर विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है। ये दोनों अपने पहले ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। टोक्यो ओलंपिक में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ओलंपिक के लिए भारतीय दल जल्द ही टोक्यो रवाना होगी। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे बातचीत करेंगे। पाकुड़ जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत निबंधित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने को लेकर चल रहे कार्यों की आज उपायुक्त ने समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी बहुफसलीय पद्धति किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रांची के एक ऐसे किसान नंद किशोर साहू ने अपने खेतों में बहुफसल तकनीक को अपनाकर कोरोना काल में भी अच्छी कमाई की है। रांची जिले के चान्हो प्रखंड के किसान नंद किशोर साहू पिछले कई वर्षों से लगभग 13 एकड़ भूमि पर मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। सूझबूझ के बल पर नंद किशोर साहू अपने खेतों में एक साथ पत्ता गोभी, धनिया और अदरक की खेती तो करते ही हैं, सब्जी के अलावे वे अपने खेतों में हाइब्रिड किस्म के पपीते का भी भरपूर मात्रा में उत्पादन करते हैं। लेकिन हम लीज पर लेकर के अभी टोटल 13 एकड़ में खेती कर रहे हैं और हम अधिकतर हॉर्टिकल्चर रिलेटिव खेती करते हैं। गोभी हुआ, अदरक हुआ, पपीता हुआ, कद्दू हुआ, टमाटर, तरबूज, बहुत तरह का खेती करते हैं। लेकिन कोई खेती हम एक नहीं करते हैं। एक ही खेत में एक ही जुताई में हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। उससे ये फायदा होता है कि निकालने में खर्च उतना ही आता है, मिट्टी चढ़ाने में खर्च भी उतना ही आता है एक ही खेत का, और उसमें 2 तरह का, कोई खेत में 3 तरह का खेती उगा लेते हैं। बहुफसलीय पद्धति को अपनाने की वजह से कोरोना काल में भी नंद किशोर साहू ने अच्छी खासी कमाई करके दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया है। कोरोना काल में मांग के अनुरूप नंद किशोर साहू ने अदरक, बीट और गाजर का भरपूर उत्पादन किया, साथ ही मुनाफा भी कमाया। गर्मी में भी लोग गर्म तासीर का ही चीज खाने लगे, ये सब नहीं खाने लगे, तो इसीलिए हम तरबूज, खीरा सबको छोड़ दिए और गाजर और बीट का खेती किए, जो मेरे लिए बहुत फायदे का सौदा रहा। मतलब सबसे कम रेट में जिस दिन मेरा गाजर बिका 12 रुपया केजी, 53 रुपया से 12 रुपया के बीच में हम लॉकडाउन के अंदर बेच दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर की उच्च स्तरीय बैठक। निर्माणाधीन संयंत्रों को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हुई। झारखंड में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 476।
राज्य में आगामी 15 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रहने और वज्रपात के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान।